Hello students, in this video we will talk about administration of the kingdom. जो किंगडम्स थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी उनका प्रशासन कैसे चलता था. द किंग्स वर रिगार्डेड एज टू बी गिफ्टेड विथ डिवाइन क्वालिटीज. ऐसा माना जाता था कि जो राजा लोग थे उनको डिवाइन क्वालिटीज गिफ्ट के रूप में गॉड ने दी हैं. देवीय शक्तियाँ दी हैं, देवीय गुण दिए हैं, क्वालिटीज़ दिए हैं, ऐसा माना जाता था. दे एज्यूम्ड द टाइटल्स लाइक महाराज अधिराज, परमेश्वर एटसेट्रा. तो उनको टाइटल दिए जाते थे महाराजा धीराज परमेश्वरा. दीज वर समथिंग लाइक लॉर्ड और गॉड इटसेल्फ. और ये जो वर्ड्स हैं परमेश्वरा, महाराज, अधिराज, ये अपने आप में लॉर्ड या गॉड के जैसे थे. किंगशिप यूज्ड टू बी हेरेडिटरी. राजशाही हेरेडिटरी थी, मतलब वंशानुगत थी. राजा का बेटा राजा बनता था और उसी परिवार के वंश के लोग, आने वाले वंश के जो लोग थे वही राजा बनते. दे इंजॉयड अनलिमिटेड पावर्स एंड यूज्ड टू बी द कमांडर ऑफ द फोर्सेस. सेना के कमांडर होते थे, काफ़ी पावर्स होते थे इनके पास में. दे टुक अपॉन द रोल ऑफ द जजेस इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स. अगर कोई वाद विवाद हो जाता, कोई डिस्प्यूट्स हो जाता, तो ऐसे मामलों में वो जज का काम भी करते थे, जज का रोल भी करते थे. दे यूज टू अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू हेल्प देम इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपार्टमेंट्स वर एलोकेटेड टू देम. तो मिनिस्टर्स की काउंसिल को अपॉइंट करते थे और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स देते थे. दीज ऑफिसर्स जनरली यूज to look after the law and order and collect revenue. Village used to be the smallest unit of administration and headmen used to look after the village. एडमिनिस्ट्रेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट विलेज होती थी और विलेज का जो हेडमैन होता था वो उसका काम देखता था, उसको लुक आफ्टर करता था. इन सिटीज there used to be a local committee to look after the affair of the cities. cities में एक local committee होती थी जो city का काम देखती थी. revenue collection and expenditure. revenue collection कैसे होता था और expenditure खर्च कहाँ कहाँ होते थे. the need for revenue की ज़रूरत. the kings needed money to finance their administrative employee and maintain the army and to work for the welfare of the society. रेवेन्यू की ज़रूरत क्यों होती थी? राजाओं को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ जो काम करने वाले होते थे उनको फाइनेंस के लिए मनी की ज़रूरत होती थी, धन की ज़रूरत होती थी. और अपनी आर्मी को मेंटेन रखने के लिए और सोसाइटी के वेलफेयर के कामों को करने के लिए भी धन की ज़रूरत होती थी. तो ऐसे में रेवेन्यू की ज़रूरत की महसूस की जाती थी. मनी वॉज ऑल्सो नीडेड टू फाइट वॉर्स एंड फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स, पैलेसेस एंड टेम्पल्स. मंदिर, महल, किले, ये सब बनाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती थी. युद्ध को लड़ने के लिए भी मनी की जरूरत होती थी. मनी कलेक्टेड वॉज एट टाइम्स गिवन इन प्राइज टू सेलेक्ट पीपल. द रेवेन्यू कलेक्शन. द वेरियस वेज ऑफ कलेक्टिंग मनी वर एज फॉलोज. कौन कौन से तरीके थे जिनसे मनी कलेक्ट की जाती थी, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था. फार्मर्स वर रिक्वायर्ड टू गिव ए पार्ट ऑफ देयर अर्निंग इन क्रॉप और इट्स वैल्यू टू द किंग. फार्मर्स को अपनी अर्निंग का, फसलों को, या तो फसलों का कुछ पार्ट या फसलों को बेचकर जो उनको अर्निंग होती थी, जो उनको कमाई होती थी, उसका कुछ पार्ट उनको राजा को देना होता था, कुछ हिस्सा राजा को देना होता था. अदर पीपल लाइक द ट्रेडर्स, द आर्टिसंस वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव ए टैक्स इन काइंड और कैश टू द किंग. व्यापारी लोगों को भी, काश्तकारों को भी राजा को टैक्स देना पड़ता था, या फिर कैश के रूप में देना होता था.
At times the kings collected peculiar and work taxes, like for using of a ladder by peasant, the use of cart, the teaching of houses, and so on. Who were unable to pay tax in kind had to pay back in terms of working as labor for the king. और जो लोग ये टैक्स देने में अनेबल थे, टैक्स नहीं दे पाते थे, उनको मजदूरी करनी पड़ती थी उस टैक्स के देने के बदले. Since the Rajput clans were many and controlled small principalities, each king issued his own coins. हर राजपूत राजा ने अपने खुद के जो कॉइन्स थे, सिक्के थे, वो जारी किए. हाउ एवर सिंस देयर वर मैनी कॉइन्स इन सर्कुलेशन, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कॉइन्स डिक्लाइन ओवर टाइम. तो हर एक राजा ने अपने समय में सिक्के जारी किए और ये सिक्के सर्कुलेशन में थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इनका डिक्लाइन होता गया. फॉरेन इन्वेजन, बाहरी आक्रमण, विदेशों से हमारे देश इंडिया में काफ़ी इन्वेजन हुए. जैसे महमूद ऑफ गजनी, उसने इन्वेजन किया, यानी आक्रमण किया. वी हैव सीन दैट नॉर्थन इंडिया वॉज इन ए स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्राइफ अंटिल द 12th century. 12th century तक यहाँ पर के बाद में महमूद ऑफ गजनी इंडिया में आया. द टर्किश किंग सबुक्तगिन वॉज द रूलर ऑफ गजनी इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. ही डिफीटेड राजा जयपाल, द राजपूत रूलर ऑफ बठिंडा, इन 991 CE. बठिंडा के राजा, राजपूत राजा जयपाल सिंह को इसने हराया. When Sebuktigin died in 997 CE, he was succeeded by his son महमूद. सबतुगिन के बाद में उसके बेटा महमूद उसका उत्तराधिकारी बना. He was interested in building a large empire in Central Asia. महमूद had learnt about the enormous wealth India. महमूद ने सेंट्रल एशिया में अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड करना चाहता था, इस्टेब्लिश करना चाहता था, और उसे इंडिया के वेल्थ के बारे में भी पता था कि इंडिया में कितना धन है. एनकरेज बाय दिस ही अटैक्ड इंडिया 17 times बिटवीन 1001 CE एंड 1027 CE. तो इसी धन के लालच में उसने इंडिया में 17 times 17 बार अटैक किया. He invaded places like Multan, Peshawar, Kangra, Thanishwar, Kannauj, Mathura, ग्वालियर, सोमनाथ, कश्मीर एंड पंजाब. इन जगह पर उसने अलग अलग समय पर अटैक किए, इन्वेड किए. महमूद डिड नॉट वांट टू रूल ओवर इंडिया. हिज इन्वेजन वर अंडरटेकन प्योरली टू कैप्चर द वेल्थ ऑफ द कंट्री. महमूद इंडिया पर रूल नहीं करना चाहता था, राज नहीं करना चाहता था. उसका इंडिया पर इन्वेजन का यानी आक्रमण का एक ही मकसद था कि वो जो यहाँ का धन था उसको कैप्चर कर सके, उसको लूट सके. ड्यूरिंग ईच ऑफ हिज रेड्स ही अटैक्ड वेल्थी टेम्पल्स एंड टुक द बूटी ऑफ टू गजनी. ही ब्यूटिफाइड गजनी विद स्टेटली पैलेसेस, मॉस्क, कॉलेजेस एंड टॉम्स. तो उसने क्या किया, यहाँ के जो वेल्थी टेम्पल्स थे, इंडिया के जो धनी मंदिर थे, उन पर अटैक किया. Several scholars lived in his court and the most notable ones were Al-Biruni and Firdausi. Firdausi wrote the Shahnama, the biography of महमूद. महमूद की बायोग्राफी है शाहनामा. बायोग्राफी क्या होता है ये हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था. तो महमूद के जीवन के बारे में एक बुक लिखी शाहनामा, वो फिरदौसी ने राइट किया था.
Al-Biruni wrote extensively about the Indian people in his book ताइकी के हिंद। ताइके के हिंद नाम का एक बुक था, उसमें अल-बरूनी ने इंडिया के लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। महमूद अटैक डिवास्टेटेड नॉर्थन इंडिया एंड पेव्ड द वे फॉर फर्दर इन्वेजन्स। इसके बाद में और भी आक्रमण इंडिया में होते रहे, क्योंकि इन आक्रमणों ने इतने सारे इन्वेजन किए थे महमूद ने, उनकी वजह से एक बहुत बड़ा आघात लगा था इंडिया में। आफ्टर हिज डेथ इन 1030 हिज सक्सेसर शोड नो इंटरेस्ट इन इंडिया। और 1030 में इसकी मौत के बाद में उसके जो सक्सेसर थे उन्होंने इंडिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इन 1150 CE द गौरिड्स कमिंग फ्रॉम गौर्स, गौर से आए थे गौरिड्स, कैप्चर्ड द गजनवी एम्पायर, जो गजनवी का एम्पायर था उसको कैप्चर कर लिया। लाहौर, द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द एम्पायर वॉज एनेक्स्ड बाय मोहम्मद गोरी इन 1187 में मोहम्मद गोरी ने लाहौर को अपने अधिकार में ले लिया, उसको हथिया लिया। ब्रिंगिंग टू एन एंड ऑफ द रूल ऑफ दिस डायनेस्टी, गजनी जो पहले उसका डायनेस्टी था उसके रूल को ख़त्म करके मोहम्मद गोरी ने लाहौर पर अपना अधिकार जमा लिया। मोहम्मद गोरी कौन था? मोहम्मद गोरी हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में रीड किया था। Sahabuddin Muhammad Ghori ascended the throne of Ghazni after the death of his brother Ghiyasuddin in 1202 CE। 1202 CE में ये गद्दी पर बैठा। He have already read about the first and the second battles of Tarain in 1191 and 1192 CE respectively. After the death of Prithviraj Chauhan, Muhammad Ghori became the master of Delhi region and eastern Rajasthan and laid the foundation of Turkish rule in India. He also defeated Jayachandra of Kannauj in 1194 CE. Between 1192 CE and 1206 CE, and Turkish ruler was extended over the Ganga, Yamuna, Doab, Bihar and Bengal. Muhammad Ghori did not stay in India. India में नहीं रहा ये. He left the provinces that he said that he had conquered in the hands of his slave who acted as his regional governor. They set up the Delhi Sultanate, about which we will read in the next chapter. Okay, so the last part of this chapter will be completed tomorrow. You have to read this chapter again and again and try to understand this chapter. Okay, have a nice day.